જો જેની અત્યાર સુધી રાહ હતી ને બધા જ માર્કેટ્સ ગ્લોબલ બધા જ માર્કેટ્સ રાહ જોઈને બેઠા હતા કે ફેડ શું નિર્ણય લે છે, તો ફેડે નિર્ણય લીધો છે કે આવનાર જે પોલિસી આવશે એટલે કે નવેમ્બર પોલિસી બાદ તેઓ ટેપરિંગ શરૂ કરશે અને 2022ના મિડ સુધી આવીને એટલે કે તમે જૂન જુલાઈ ગણો તો ત્યાં સુધી આવીને આ બોન્ડ બાઇંગ પરચેસ પ્રોગ્રામ જે છે એ પૂર્ણ રીતે ખત્મ કરશે, આ ટેપરિંગ પૂર્ણ કરી દેશે અને ત્યારબાદ આગળ જતા સંકેત મળી શકે તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ વધી શકે છે। યુએસ ફેડ ચેરમેને પોલિસીની સાથે બોન્ડ ખરીદીના સંકેત પણ આપ્યા છે। વધુમાં જાણીએ શું કીધું। I think that's a reasonable thing. Yeah, and of course, for the most part, we don't. I mean, it was a real coincidence. I happened to pre-own these munis. They were bought many years ago, actually, and so we started buying munis as part of the municipal liquidity facility. So it was really not a. It just was an unforeseen event, and I couldn't sell them. So what I did was I just held them, checked with the ethics people, and went ahead. So, but it's a general principle. Yeah, that makes a lot of sense. તો આના પર જ વધુ ચર્ચા કરી ડીબીએસ बैंकના इकोनॉमिस्ट राधिका राव अपने साथ जोड़ाई गया है। राधिका जी गुड मॉर्निंग। आप तो बहुत कीनली वॉच कर रही होंगी सारे स्टेटमेंट्स को, चूंकि हमने इनडायरेक्टली ये अज्यूम किया है कि नवंबर से ये टेपरिंग शुरू होगा और मिड जून तक आके 2022 के ये टेपरिंग खत्म हो जाएगा और आगे जाके फिर रेट हाई की शक्यता दिख रही है। आपने क्या आकलन निकाला? हाय गुड मॉर्निंग। हाँ सर्टनली आई थिंक हम मीटिंग में जाते हुए हमारे जो रेट स्ट्रैटेजिस्ट और यूएस स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि टेपर पे और भी सिग्नल आएगा और वो एक्सपेक्टेशन बने हुए हैं। तो जो आपने फोरकास्ट का भी रिविजन देखा है उसमें वो भी काफी लाइक हमारे जहाँ पे अलाइंड हैं फोरकास्ट उसके पास आए हैं, मतलब ग्रोथ का फोरकास्ट घटाया गया है एंड इसका भी 2022 का उन्होंने थोड़ा रेस किया है। तो अब रफली हमारे एस्टिमेट्स के आसपास है। प्लस आई थिंक ये अफर्म हुआ है कि जो वो टेपर कर रहे हैं वो पूरी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टेपर विदाउट अ टेंट्रम वो बना रहा है, बना रहेगा। डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट 2013 के साथ हम कंपेयर करें तो अभी आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रेट हाइक हो तो कब होगा। हमारा मानना है कि वो डे 2022 में भी हो सकता है। जैसे आपने कहा देखा कि एफओएमसी के मेंबर्स काफी स्प्लिट हैं, कईयों का मोर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। सर ये मेन टेकअवेज हैं। ब्रॉडली आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था प्रोजेक्शन रिविजन और उनका स्टेटमेंट भी। हम जो अभी और नवंबर के बीच में हम दो चीजों का क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एक तो है एम्प्लॉयमेंट का डेटा जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगा और दूसरा है ये जो डेट लिमिट है यूएस का उसको रेज करने के वो बिल बनाया गया है। तो वो ऑपोजिशन जो रिपब्लिकन है उन्हें भी अप्रूव करना होगा वो बिल, वो हम क्लोजली देख रहे हैं। ये दो चीजें नवंबर तक देख रहे हैं जिनकी वजह से फेड को और कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि लेबर मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है, इसलिए हम टेपर और रेट हाइक ऑन कॉस्ट रहेगा। राधिका जी एक चीज़ यहाँ पे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं कि जो 2013 में हुआ था उस तरह से टेपरिंग नहीं हो रहा है, पूरी अनाउंसमेंट पहले से हो जाएगी और किस तरह से टेपरिंग को हम देखेंगे कि बॉन्ड परचेस जो प्रोग्राम है उनको किस तरह से वो कम करेंगे, वो सब डिटेल्स अब हमारे सामने आ रही है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी को जो हम देख रहे थे कि वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पेक्ट होती हुई देखेगी। तो यहाँ पे अगर इस तरह से टेपरिंग हो रहा है तो ग्लोबल लिक्विडिटी भी उनके पास भी एक संभलने का मौका रहेगा कि कहाँ तक उनको अपनी लिक्विडिटी को आगे ले जाना है, किस तरह से उनको अपनी लिक्विडिटी को कम करना है। तो ये बहुत ही एक बड़ा पैमाना रहेगा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए और खास करके जैसे हमारे इमर्जिंग मार्केट्स है उनके लिए ये अनाउंसमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सर्टनली आपने बहुत ही सही कहा। सो डायरेक्शन उनका इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि 6-7 महीनों में वो पूरा टेपर कर पाएंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो टेपर जब होता है तो नेट इन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब 120 बिलियन जो वो खरीद रहे थे वो अब कम खरीदेंगे, लेकिन जो लिक्विडिटी सिस्टम में है वो तो बना रहेगा। तो अब वहाँ जो आपने देखा होगा कि ईएम मार्केट्स में इंडिया इंक्लूडेड, हालांकि अप्रैल में जून में ज्यादा इन्फ्लोज नहीं आए थे इंडियन मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में, लेकिन आप अभी देखें अगस्त में या सितंबर में इन्फ्लोज फिर से आए हैं। तो वो लिक्विडिटी का आई थिंक डायरेक्शन काफी अभी भी पॉजिटिव है हमें लगता है, क्योंकि
जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने ऐसे अनाउंस किया है कि वो टेपर करना शुरू करेंगे, उनमें ये भी मानना है कि अगर वो हाइक स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा लेवल तक नहीं होगा, मतलब जो टर्मिनल लेवल ऑफ रेट्स है वो अभी नीचे आए हैं, क्योंकि उनका सबका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना पहले था। भी पेंडेमिक हमारे बीच से गया नहीं है, वेरिएंट्स का भी रिस्क है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पेस से वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो इस सबको रखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, लिक्विडिटी टेपर होगा, लिक्विडिटी नेट इन्फ्यूजन जो हो रहा है तो वो स्लो डाउन होगा, लेकिन इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि एक बड़ा सेल ऑफ हो सकता है एशिया में या EM एट लार्ज में। बहुत वेरी हो रहा है कंट्रीज के बीच में, जिन कंट्रीज में रिस्क देखा जा रहा है उसमें कम हो रहा है और वो रीएलोकेट हो रहा है फंड्स, पर हमें नहीं लगता कि रिवर्सल का फियर है पर से। डेफिनेटली कोविड के डेल्टा वेरिएंट के कारण भी ये डिफर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन राधिका जी, एक स्टेटमेंट जो मेंशन हुआ है वो है एवरग्रैंड, और कहा जा रहा है कि एवरग्रैंड को पहले कंपेयर किया जा रहा था लेमन ब्रदर के सिचुएशन से, लेकिन खासकर फेड चेयरमैन ने जब ये उल्लेख किया और बताया कि ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है तो इसको रिलीफ के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि हर एक सरकार अब इसको सपोर्ट करने या फिर ऐसा ना हो इसके लिए प्रयत्न करेगी। सॉरी, आई थिंक ये फेड के मीटिंग को अप्रोच करते हुए, बिकॉज ये इस हफ्ते में काफी सेल ऑफ हुआ था यूएस मार्केट में भी, उसकी वजह से, एंड देन ऑफ कोर्स चाइना, हांगकांग, उनका छुट्टी चल रहा था बीच में, तो उन पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में काफी इम्पैक्ट हुआ था, एटलीस्ट दैट मंडे ट्यूसडे द इनिशियल 1 or 2 days। तो उनका तो ऐसा भी लग रहा था कि फेड का शायद इसकी वजह से डिले करें पेपर, तो मार्केट्स देख रहे थे कि वो क्या इसका बनाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस है एवरग्रैंड का। आई थिंक अभी काफी क्लियर हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप आज का इक्विटी प्राइस एक्शन देखें तो एवरग्रैंड का खुद का जो एसेट्स है वो भी बेटर परफॉर्म किए, 25% जंप हुआ है। तो ये अभी काफी बात चल रही है, बट आई थिंक प्रिडोमिनेटली हमें ये सोचना चाहिए कि लेमन मूवमेंट से शायद कंपेयर करना सही नहीं होगा। ये काफी अभी तक जिनका एवरग्रैंड का जितना एक्सपोजर है वो 80% के ऊपर डोमेस्टिक है, बहुत कम ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है, मतलब उनका ऑफशोर बोरोइंग इतना बड़ा नहीं है जितना उनका ऑनशोर एक्सपोजर है। और ये भी हम मेंटेन करते हैं कि कि जो सरकार है चाइना में वो आउटराइट सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अभी काफी बात चल रही है कि जो डेट है उनका वो रिस्ट्रक्चर होगा, कंपनी को भी, प्रेस में ऐसा न्यूज आ रहा है कि कंपनी को भी शायद वो डिवाइड करें, रिस्ट्रक्चर करें, 2-3 छोटे कंपनियों में ब्रेक डाउन करके, और वो जो कई छोटे बड़े कंपनी होंगे वो शायद स्टेट ओन कंपनीज ओन करेंगे। तो ऐसा सब रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है, लेकिन आउटराइट वो नहीं ऐसा करना चाहेंगे कि कंपनी को बचाएं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में भी आया है कि शायद कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस भी हुए थे, थोड़ा फ्रॉड का भी इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें लगता है कि सरकार आउटराइट सपोर्ट नहीं देना चाहेंगी। उनका यही मान के चलना होगा कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम ना हो, वो ही उनका प्रायोरिटी रहेगा। और ग्लोबल मार्केट्स के लिए आई थिंक वो 1-2 दिन का स्केयर था। स्केयर इसलिए नहीं था कि इसलिए था कि ऑफकोर्स कि एवरग्रैंड बहुत कंटेजन होगा। दूसरा ये भी कि काफी इक्विटी मार्केट्स में ग्लोबली, इंडिया इंक्लूडेड, काफी गेन्स हो चुके हैं। तो ऐसा एक वो रिस्क करेक्शन का भी राइट था, अपॉर्चुनिटी इसलिए भी हुआ है। बट इन ऑल हमें अभी भी लगता है कि वो काफी लोकल प्रॉब्लम है, इतना ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है। और बैकग्राउंड में काफी काम चल रहा है ये प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल चाइनीज रेसिडेंट्स, उनका भी एक्सपोजर है कंपनी को, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी डेवलपर, तो इसलिए उन पे इम्पैक्ट ना हो वैसा एफर्ट भी हो रहा है। एंड हमें लगता है कि ये ग्लोबल इशू नहीं होगा, तो इसलिए शायद फेड ने भी ये कहा है कि ज्यादा सेंटिमेंट पे है, उसकी वजह से वो अपना टेपरिंग प्लान या अपना टाइटनिंग प्लान चेंज ना करें।